नमस्कार। पिछली 2 कक्षाओं में हमने गोदान की त्रासदी एवं गोदान के शिल्प के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा विषय है या टॉपिक है वो है गोदान की केंद्रीय समस्या। गोदान की केंद्रीय समस्या क्या है? तो मुझे नहीं लगता कि आपको त्रासदी और शिल्प में कुछ समस्या हुई है समझने में, और आप लोगों ने जो लिख के भेजा भी है, मेल किया भी है वर्कआउट, वो काफ़ी अच्छा है और इसकी जानकारी और एक पॉइंट वाइज बना के मैं रविवार को आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो है गोदान में क्या समस्या है, उसका केंद्रीय समस्या क्या है। देखिए, गोदान उपन्यास की बुनियादी समस्या, आचार्य रामविलास शर्मा गोदान उपन्यास की बुनियादी समस्या क्या बताते हैं कि ऋणग्रस्तता है। उनके विचार पे उस दौर की सामाजिक दशा को देखा जाना चाहिए। 1857 के बाद औपनिवेशिक भारत की आर्थिक नीति और कृषि नीति में जो परिवर्तन हुए, उनसे भारतीय किसान की आर्थिक दशा जर्जर हो जाती है। अनिश्चित लगान वसूली और जमींदारों का निरंकुश आचरण, महाजनों दलालों की कपटपूर्ण नीति, किसानों की झूठी मर्यादा और समाज में प्रचलित कुप्रथाओं के चलते भारतीय किसान आर्थिक रूप से खोखला हो गया था। 20वीं सदी के आरंभिक दौर तक ये समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। भारतीय कृषक समाज की ऋणग्रस्तता इतनी बढ़ जाती है, किसान जमींदारों का बंधुआ मजदूर हो जाता है, जिसे काम के बदले रोटी भी न मिलती थी। 20वीं सदी के दूसरे दशक में घोर अकाल पड़ता है। भूख से तड़पता भारतीय मजदूर कृषक समाज मृत्यु के गोद में समा जाता है। एक बार तो जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हो जाती है, तब यह ऋणग्रस्तता वाली समस्या 1928 तक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाती है। अंग्रेज सरकार द्वारा 1928 ईस्वी में एक जांच कमेटी भी गठित की जाती है और इसकी जांच कराई गई है। तो ये जो एक मोटा मोटी बात है औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में, और जिसके हवाले से आचार्य रामविलास शर्मा मानते हैं कि गोदान की जो केंद्रीय समस्या है वो ऋण की समस्या है। तो उसमें वो और भी चीज़ों का हवाला देते हैं कि प्रेमचंद के बहुत नज़दीकी मित्र ज्ञानेंद्र रहे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा वहाँ से इस चीज़ों को उठाते हैं कि प्रेमचंद ज्ञानेंद्र को एक चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें अंतिम दिनों में जब वो गोदान लिख रहे थे, और उसमें वो बताते हैं कि वो भी ऋणग्रस्त हैं, मतलब उन पे भी ऋण चल रहा है काफ़ी, और कुछ ऋणों को उन्होंने चुकाया भी है और कुछ ऋण अभी भी बाकी है, जो वो कह रहे हैं कि शायद वो पता नहीं वो चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। तो इस चीज़ के हवाले से कि जो रचनाकार है, कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में जो घटनाएं चल रही होती है, जिन घटनाओं से वो हर दिन जूझता है, या जो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में घटित हुई रहती है या हो रही होती है, उसका प्रभाव भी रचना पर पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान में रख के जो आचार्य रामविलास शर्मा गोदान में ऋण की समस्या पे बात रखते हैं। लेकिन नामवर सिंह का कहना है, प्रोफेसर नामवर सिंह, वो अपनी पुस्तक प्रेमचंद और भारतीय समाज में उसमें
एक जगह लिखते हैं कि बाद में आचार्य रामविलास शर्मा भी इस चीज़ को महसूस करते हैं और उन्होंने महसूस किया कि वो किसी लेखक के निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा था और उस एक चीज़ को आधार बनाकर ये कह देना कि पूरा का पूरा जो गोदान है उसका मेन या जो केंद्रीय समस्या है, मेन समस्या है, वो ऋणग्रस्तता है, ये मैंने सही नहीं किया। अब गोदान को देखिए, तो गोदान पे हम आएंगे तो रामविलास शर्मा जी क्या दिखाते हैं कि कोई 300 रुपये के कर्जे में दबा होता है। ऋण या कर्जे की इतनी सत्यता या केंद्रीयता है कि इससे जमींदार भी अछूता नहीं रहता है। गोदान कहानी वो उपन्यास जब आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें ऋण कहीं न कहीं हर वर्ग में है, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो आपका बनिया समाज हो, चाहे वो किसान होरी हो, या चाहे और जो पंडित हैं, है ना। मतलब ऋण, सबके यहाँ ऋण की समस्या है। ऋण या कर्जे की इतनी समस्या है। आप देखिए, जमींदार को भी हाकिमों को डालियाँ देनी पड़ती है, कभी नजराना देना पड़ता है, अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए बाह्य आचरण करने पड़ते हैं। नाक ऊंची रखने के लिए राय साहब को चुनाव जीतना जरूरी हो जाता है। बेटी के ब्याह में फोकस दिखाना भी उनकी मजबूरी है। इन सब मजबूरियों का राय साहब होरी के सम्मुख दुखरा रोते हैं, क्योंकि वह अपने बराबरी के समाज में ऐसा नहीं कर सकते। उनकी साख नीची जो हो जाएगी। इसमें अब देखिए, प्रोफेसर तलवार, वीर भारत तलवार सर, उनका मानना है कि गोदान में ऋण जमींदार का भी है, क्योंकि उसको हाकिम को डालियाँ देना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है, और बेटी का उसका शादी करना है तो उसमें भी दिखावा करना ज़रूरी है। और अगर वो दिखावा नहीं करेगा तो समाज में उसकी नाक नहीं रह पाएगी ऊंची। और क्योंकि वह ऋणग्रस्त है, लेकिन वो अपने ऋण की इस समस्या की बात वो अपने तबके के लोगों के साथ नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर वो अपने तबके के लोगों के साथ इस दुख को बताएगा तो लोग उस पर हंसेंगे या लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तो वो किसको चुनता है? देखिए, वो उसी को चुनता है जो जिसकी गर्दन उसके पैर तले दबी हुई है। तो किसान या होरी, मतलब अगर गोदान को देखें, जो होरी है वो जमींदार का एक तरह से उसकी गर्दन तो दबी हुई। शुरुआत में ही हम देखते हैं कि होरी धनिया का जब संवाद होता है तो वो होरी कहता है कि जिसके पैर तले आपकी गर्दन दबी हो तो उस पैर को सहलाने में ही कुशल है। लेकिन होरी तो, या एक तरह से कहे कि किसान जो है वो इसमें कुशल है, लेकिन होरी की पत्नी धनिया वो नहीं है। वो नहीं चाहती है कि होरी जाके खुशामद करे या उसका पति इस तरह से रोज़ रोज़ जमींदार के पास जाए और उसकी घुड़कियाँ खाए। उसे ये चीज़ पसंद नहीं होती है। तब आते हैं इसके प्रारूप पे कि गोदान का, अब देखिए, जब प्रेमचंद गोदान का प्रारूप बना रहे थे तो उन्होंने होरी की ऋणग्रस्तता पर ध्यान दिया। अंग्रेजी में वो अपनी डायरी में होरी के ऋण और ब्याज की पाई का हिसाब करते हैं। प्रेमचंद गणित में कमज़ोर थे, किंतु भारतीय ऋणग्रस्तता में मूलधन और ब्याज का हिसाब लगाना उन्हें अच्छी तरह आता है। इन सब बातों से रामविलास जी की स्थापना पुष्ट होती नजर आती है।
लेकिन देखिए, हम पुष्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में नामवर सिंह जैसा बता रहे हैं प्रोफेसर नामवर सिंह, वो ये कहते हैं कि रामविलास जी ने खुद महसूस किया कि उन्होंने जो ऋणग्रस्तता वाली बात बोली है प्रेमचंद के निजी जिंदगी के हवाले से, वो कहीं ना कहीं अतिरेक था। तो अब डॉक्टर वीर भारत तलवार के उस पे आइए, तो वो कहते हैं कि एक सिरे से रामविलास जी के मत को वो क्या कहते हैं कि तलवार जी, जो रामविलास शर्मा ने ऋणग्रस्तता वाली बात कही है, उसको एक सिरे से नकार देते हैं। उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि गोदान की केंद्रीय समस्या ऋण नहीं है, बल्कि वह सिस्टम है जिसका एक महत्वपूर्ण अंग है ऋणग्रस्तता। ऋण तो उस प्रणाली में दिखने वाला हिस्सा था, वह मूल समस्या न थी। क्या ऋण माफ करने से समस्या का हल किया जा सकता था? सन 1975 में भारत सरकार ने बंधुआ मजदूरी को जुर्म करार दिया। सभी बंधुआ मजदूर मुक्त हुए, किंतु एक वर्ष न बीता उन किसानों को, मजदूरों को पुनः उसी परिस्थिति में लौटने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि किसान की समस्या इतनी सीमित नहीं है कि उसे एक झटके में सुलझाया जा सके। किसान को जमीन, बैल, बीज आदि देने पर भी उनकी समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता। वह ऐसी परिस्थिति में जकड़ा हुआ है कि अन्यत्र उसका गुजारा कहाँ। अब कर्मभूमि और प्रेमाश्रम, लगान और बेदखली पर केंद्रित उपन्यास है, किंतु प्रेमचंद ने गोदान में ऋण को केंद्र में रखकर नहीं लिखा, बल्कि उस पूरे सिस्टम को सामने लाने का प्रयास किया है। उस सिस्टम को दिखाने का प्रयास किया है। देखिए, अब प्रोफेसर वीर भारत तलवार रामविलास शर्मा के ऋणग्रस्तता वाली बात को सिरे से नकार देते हैं या काटते हुए दिखते हैं। वही चीज़ हम प्रेमचंद और भारतीय समाज, प्रोफेसर नामवर सिंह द्वारा, उनमें एक व्याख्यान है गोदान को फिर से पढ़ते हुए, तो उसमें भी आप देखेंगे कि वो जो ज्ञानेंद्र के हवाले में है और रामविलास शर्मा जो कहते हैं सूदखोरी और ऋणग्रस्तता वाली बात, उसको वो भी नकारते हैं। उनका एक चीज़ देखिए, जो ऋण वाली बात थी उस पर प्रोफेसर नामवर सिंह लिखते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद पर पहली किताब प्रेमचंद और उनका युग लिखी। उसके चौथे पांचवें संस्करण में गोदान और प्रेमचंद पर टिप्पणियाँ लिखी और टिप्पणियों के द्वारा यह बताने की कोशिश की कि कैसे अमूर्त अस्तित्ववादी लोग गोदान को ऐतिहासिक संदर्भ से काट देते हैं। आप जानते हैं कि दूसरे महायुद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर था, जहां सोवियत समाजवाद के विरुद्ध, मार्क्सवाद के विरुद्ध, कम्युनिज्म के विरुद्ध एक शीत लहर चली थी और थोड़ी सी शीत लहरें भारत में भी आई थी। उस दौर में यूरोप के महान हीरो जो सारी दुनिया के हो गए, जयपाल सार्त्र थे। वे लोग शेक्सपियर में अस्तित्ववाद ढूंढ रहे थे। सारे साहित्य का मूल्यांकन अस्तित्ववाद के आधार पर होता था। गोदान भी उसका शिकार हुआ। गोदान में लोग अस्तित्ववादी रूप देखने लगे। डॉक्टर शर्मा ने अपने चौथे पांचवें संस्करण की भूमिका में इसका उल्लेख किया है। इसलिए कालजीय कृतियाँ एक निश्चित देशकाल के बिना नहीं समझी जा सकती। समझने के लिए जरूरी है उसका टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट। जब तक उस भूमि व्यवस्था के बारे में नहीं जानते जिसमें जमींदार, पटवारी और साहूकार हुआ करते थे, तब तक गोदान की सही तस्वीर नहीं उभर सकती। मातादीन के बाप दातादीन भी साहूकारी करते हैं। जरूरी नहीं कि सूदखोरी जमींदार ही करता है। आजकल तो बैंक वाले भी सूदखोर हैं। बैंक इंटरेस्ट पर बहुत कारोबार चल रहा है, पर एक समय था सूदखोरी को इस्लाम में हराम माना गया था। यहाँ हालत ऐसी है कि सूदखोरी बड़े पैमाने पर बढ़ी। खासतौर से यह उपनिवेशवाद की देन थी। जो राज करने आए थे वो भी सूदखोर थे, खासतौर से जो नीलहे थे, नील की खेती करते थे, जबरदस्त सूदखोर थे। गोदान में हर आदमी सूदखोर है। नामवर सिंह की इस चीज़ को आप पकड़िए, इस कथ्य को कि गोदान में
हर आदमी सूदखोर है, और तो और होरी खुद सूदखोर है, वो भी ब्याज पर रुपया देता है। इस बात को समझने के लिए उस पूरी व्यवस्था को, उस दौर को नहीं समझेंगे तो कैसे पता चलेगा। एक चुनौती है, और वो यह कि हम जब तक गोदान को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में नहीं देखेंगे, तब तक कुछ गुत्थियां हमारे सामने उलझी रह जाएंगी। मसलन रंगभूमि में भिखारी सूरदास तनकर खड़ा होता है, चाहे वो मिल मालिक हो या कलेक्टर, कमिश्नर, सबके सामने एक अंधा भिखारी खड़ा हो जाता है, लड़ जाता है। हाँ, यह समय 1924 का है, ध्यान दीजिए, यह समय 1924 का है, जहाँ प्रेमचंद एक किसान को लड़ता हुआ दिखाते हैं। वही प्रेमचंद 1936 में गोदान में एक ऐसा किसान दिखाते हैं जिसके पास जमीन है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, और वह बिल्कुल नहीं लड़ता है, हारता चला जाता है, हारता चला जाता है, दबता रहता है। इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे? एक तरफ अंधा दलित और भिखारी सूरदास, और दूसरी ओर होरी महतो, जो दलित भी नहीं था। आखिर क्या कारण है कि 1936 तक आते आते, जब स्वाधीनता आंदोलन आगे बढ़ रहा था, तब इसको तो लड़ाकू होना चाहिए था और ज़्यादा संघर्षशील होना चाहिए था। हाँ, पर वह नहीं लड़ता। क्यों? आखिर क्या कारण है? यह ऐसी समस्या है जिसका संबंध इतिहास से है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो सत्याग्रह शुरू हुआ था, उसकी सबसे बड़ी मिसाल चौरी चौरा का कांड है। लोगों ने थाना फूंका। यह आंदोलन इतना व्यापक हुआ था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 के आसपास शुरू हुआ था। सारे इतिहासकार कहते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन टाइम फिक्स हो गया। वो मोह भंग का दौर था। ज्ञानेंद्र पांडे, जो आजकल शायद शिकागो में हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से उनकी किताब द असेंडेंसी ऑफ द कांग्रेस इन उत्तर प्रदेश 1926-34 में छपी है। इसमें लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन जैसा नहीं था, बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुख्य मुद्दा राजनीतिक हो गया था। खासतौर से किसानों की समस्या को और सांप्रदायिकता को कुछ लोगों ने छोड़ दिया और बोले कि कांग्रेस को लोगों की आर्थिक और सांप्रदायिक समस्याओं में नहीं पड़ना चाहिए, हमें नेशनल लिबरेशन चाहिए। कांग्रेस में उस दौर में काफ़ी जमींदार व तालुकेदार आ गए थे। गोदान में जमींदार राय साहब काउंसिल के मेंबर थे, 3 बार जेल जा चुके थे। कांग्रेस में बहुत बड़ा समुदाय उच्च वर्ग का आ गया था, और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि भूमि समस्या का निस्तारण हो। इसका असर इतनी दूर तक हुआ कि तुरंत जो प्रांतीय सरकारें बनी थी, वे भूमि सुधार का कोई भी कानून पास नहीं कर सकी। सरकारें भंग हुई। यही नहीं, जब पहली बार सरकारें बनी और भूदान का आंदोलन चलाया गया, तो उसका असर हुआ। बिहार में आज तक कोई कानून नहीं बना, जबकि यूपी में भूमि एक्ट बन चुका है। उनका कहना था कि अंग्रेज चले जाएंगे तो सांप्रदायिक समस्या अपने आप हल हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेज ही हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि उचित अवसर नहीं है कि छोटे किसानों की समस्याओं को उठाया जाए, क्योंकि कांग्रेस में शामिल जमींदारों को तकलीफ होती थी। उठने ही नहीं दिया। इस सिलसिले में ज्ञानेंद्र पांडे, चूँकि साहित्य भी जानते हैं, गोदान का जिक्र करते हुए कहते हैं कि गोदान इज द रिफ्लेक्शन ऑफ disobedience is found in the history. Classic last novel Godan is the tale of unraveled oppression and despair. This is the return long suffering of Indian peasant. They believe in the karma. मनुष्य की ट्रेजेडी समझिए। किसान की समस्या से, यानी यथार्थ से काटकर अमूर्त अवधारणा के रूप में गोदान की रचना है। दूसरी ओर जो समस्या है, उसको विस्तृत ऐतिहासिक संदर्भ में देखना चाहिए। दिक्कत यह हुई कि डॉक्टर शर्मा ने प्रेमचंद और उनका युग की भूमिका में कहा कि गोदान की मूल समस्या ऋण है। प्रेमचंद जब गोदान लिख रहे थे, तब वे खुद भी कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। उसमें मूल समस्या ऋण की समस्या है। प्रेमचंद ने मुंबई में ज्ञानेंद्र को पत्र में लिखा है, कर्जदार हो गया हूँ,
कर्ज पटा दूंगा, परंतु और कोई लाभ नहीं। उपन्यास के अंतिम पृष्ठ लिखने बाकी हैं। ये दो वाक्य ऐसे लगे जैसे डॉक्टर शर्मा ने अद्भुत खोज कर ली हो। किसी की कृति को जांचने के लिए उसके जीवन की कोई एक घटना ढूंढ लें। जैनेंद्र को उन्होंने पत्र लिखा, कर्ज में डूबा हुआ हूँ। देखा कि होरी कर्ज लेता है और यह भूल गया कि होरी कर्ज देता भी है। इसलिए मूल समस्या ऋण की समस्या है। अपने इस भूल को बहुत बाद में उन्होंने स्वीकार किया, बिना कहे कि मैंने गलती की थी। लेखक के चरित्र या जीवन की किसी घटना के साथ किसी कविता, कहानी या उपन्यास को जोड़ना हेतुआभास है, फैंटेसी है। यद्यपि वह तथ्यपरक लगता है। कर्ज एक ऐसी ही छोटी सी घटना थी। पूरे गोदान का महत्व कितना घट जाएगा यदि हम कहें कि गोदान में मूल समस्या सिर्फ कर्ज की समस्या है। हाँ, आगे चलकर यही चीज़ वो स्वीकार करते हैं। गोदान में दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है, वो है संयुक्त परिवार का टूटना। इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे। हाँ, अभी हम देखते हैं कि जो ऋण की समस्या वाली बात है, इतना विस्तृत मैंने इसलिए पढ़ी कि नामवर सिंह ने बहुत विस्तृत रूप से किस तरह से जमींदारी प्रथा और ज़मीन की समस्या स्वतंत्रता के बाद हमारे समाज में हुई थी, उस चीज़ को विस्तृत रूप से रेखांकित किया है इसमें प्रेमचंद और भारतीय समाज किताब में। हाँ, खासकर बिहार में जहाँ ज़मीन को लेकर बहुत आंदोलन हुए, खासकर जो एक दो वर्ग में, खासकर जो एक बड़ा वर्ग है और एक शोषित वंचित वर्ग है, उन दोनों में बिहार में बहुत आंदोलन हुए हैं ज़मीन को लेके। आप कुछ उपन्यासों में इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सुरेंद्र स्निग्ध का एक उपन्यास है क्षारण में भी इसी चीज़ को रेखांकित किया गया है कि किस तरह से एक वर्ग है जो कि ज़मीन पे अपने स्वामित्व को पकड़ के रखना चाहता है, और एक दूसरा वर्ग है जिसके पास जिसकी अपनी ज़मीन फुसला के बहला के एक खास वर्ग ने कभी उसके बाप दादा से ले लिया था। उसी ज़मीन को कैसे वो पाना चाहता है और उस ज़मीन को पाने के लिए कैसे उसकी पूरी ज़िंदगी चली जाती है, कितना रक्त बहता है, इस तरह की समस्याओं को क्षारण में दिखाया गया है। तो ये एक है। अब आप माफ कीजिएगा, अब ऋण वाली समस्या पे फिर दोबारा हम लौटते हैं तो देखते हैं तलवार जी का जो मत है कि किसान की तबाही का मूल कारण ऋणग्रस्तता नहीं है, क्योंकि उनके लिए कोई योजना तो बना ही नहीं होता है। दस्तूर के अनुसार ऋण पर इतना ब्याज किसान से वसूला जाता है। यह सब उस सिस्टम पर निर्भर करता है जो भारतीय किसान को ऋण लेने पर मजबूर करती है। किसान केवल लगान भरने के लिए कर्जा नहीं लेता, बल्कि कभी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, कभी जीवन की कोई साध पूरी करने के लिए, कभी डार भरने के लिए, कभी पापों का प्रायश्चित करने हेतु भोज देने के लिए। और विभिन्न परिस्थितियों में किसान कर्ज लेता है, फिर उस परिस्थिति में गुथता चला जाता है कि जीवन पर्यंत निकल ही नहीं पाता, उसका पतन अपने आप हो जाता है। इस अंधकारपूर्ण जीवन को गहरे तक प्रेमचंद ने प्रदर्शित किया है। गोदान में होरी ऐसा ही एक किसान है जो जीवन के गुप्त कारागार में पड़ जाता है। उसे कहीं से भी मुक्ति की एक किरण भी नजर नहीं आती। वरिष्ठ कहानीकार निर्मल वर्मा होरी की आत्मा के अंधेरे की बात की है। गोदान के मार्मिक अंशों में अंधेरा ही अंधेरा। अगर आप सही तरीके से गोदान का पाठ करें तो आप देखेंगे कि वाकई में गोदान में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ कि आपको लगेगा कि ज़िंदगी बिल्कुल मतलब
जिंदगी का फलसफा बता दिया गया है इस जगह पे। जैसे जब होरी और धनिया का संवाद होता है उस समय कि वो उन दोनों में मजाक चलते रहता है कि अब क्या साठे पे पाठे होंगे। ये फिर होरी कहता है, मर्द तो साठे पे पाठे होते हैं। तो फिर होरी कहता है और धनिया उससे मजाक करती है। होरी वो कि ससुराल में तो इतनी सलहज़ें पड़ी हैं, बड़े सजले नौजवान हो, इस तरह की चीज़ें बात वो संदर्भ चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है होरी और धनिया के बीच। उसमें होरी का जो एक वक्तव्य है बहुत मार्मिक है कि 60 तक पहुंचने की तो नौबत ही नहीं आएगी, उससे पहले ही चल रही है। हाँ, आप किसान के जीवन की त्रासदी को देखिए, त्रासद स्थिति को देखिए। उस किसान, हाँ, आज़ादी के बाद का तुरंत का, जिसमें कि अपने ही आज़ादी आपको मिल चुकी थी, अब आपके लोग थे, फिर भी आपके मुंह में ज़बान नहीं होता अपने लोगों के विरुद्ध कुछ कहने का। लेकिन आज़ादी से पहले सूरदास में वो दिखाते हैं कि एक अंधा भिखारी भी अंग्रेज़ से डटकर मुकाबला करता है। वो अपने लोग नहीं थे, इसलिए अपने लोगों से ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी रामायण चल रहा है ना, रामायण में भी देखिए रावण हारता है। क्यों हारता है? बहुत विद्वान है, शक्तिशाली है, सब कुछ है उसमें, क्रूर है। शंकर को भी लास्ट वाले दिन देखिए जब वो राम से युद्ध करने जाता है तो स्वयं भगवान शंकर को भी चुनौती दे के जाता है। मेरा कहने का संदर्भ यहाँ यही है कि आप ये देखिए वो कितना शक्तिशाली है, अपनी शक्ति पे उसको कितना विश्वास है, लेकिन वो हारता किससे है? वो अपने भाई से ही हारता है, वो राम से नहीं हारता। जब उसके जितनी भी दुर्बलताएं हैं, जहाँ जहाँ प्रहार हो सकता है, उस हर चीज़ को विभीषण राम को बताते हैं। तो ये एक अलग मुद्दा है। फिर आप लेकिन इसको इस संदर्भ से जोड़ के आप देख सकते हैं कि आदमी हमेशा अपने से ही हारता है। आप अपने लोगों के विरुद्ध नहीं जा पाते हैं। क्या कारण है कि आप अपने लोगों के विरुद्ध मुंह नहीं खोल पाते हैं? अपने लोगों या अपने लोग ही जिनको हम अपना मानते हैं वो ज़्यादा सताते हैं। कहते हैं अंग्रेज़ चले गए, लेकिन जो कलेक्टरी वाली चीज़ें हैं वो बाबू साहेब ही छोड़ के चले गए। आज एक पेपर में देख रही थी, अररिया में एक कृषि अधिकारी है। हाँ, वो कृषि अधिकारी अब एक पुलिस के छोटे तबके के, उसको छोटे तबके में है, पुलिस में है, लेकिन नीचे आला सिपाही है। अब उसने उस अधिकारी का गाड़ी रोक दिया तो बाबू साहब की त्योरियाँ चढ़ गई। भाई इतना छोटा अधिकारी हो के मेरे जैसे बड़े अधिकारी की गाड़ी कैसे रोक दिया? हाँ, तो ये जो चीज़ है, और वो उसको अपने घुटनों पे ले आता है। आप इस व्यवस्था को समझिए, इस व्यवस्था को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे एक बड़ा अधिकारी अपने से नीचे के अधिकारी को दबाता है, कैसे उसका शोषण करता है। और हमारे जो चतुर्थ स्तंभ हैं वो किस तरह से खामोश रहते हैं इन चीज़ों पे। इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। आप पे ही देश का भविष्य है, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, है ना? खैर, अब गोदान वहाँ से देखिए, वहाँ से जोड़िए, गोदान पे देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा गोदान के 5वें अंश में बताते हैं कि गोदान की तुलना वो क्या करते हैं कि पूस की रात कहानी से करते हैं। हाँ, पूस की रात में गोदान की
आत्मा का लघु संस्करण है, ऐसा वो बताते हैं, वहाँ मौजूद है। मतलब मुझे लगता है कि पूस की रात बिहार के जो भी जिन्होंने हिंदी पढ़ी है या इंटर में नहीं भी पढ़े हैं, तो मुझे लगता है स्कूल में कहीं ना कहीं आप लोग पूस की रात ज़रूर पढ़े होंगे, है ना। उस कहानी को ध्यान दीजिए, याद करिए उस कहानी को। तो उसमें हल्कू और उसका जो दोस्त कह लीजिए, संगी कह लीजिए, जो ये छबरा कुत्ता है, संगी साथी वही है। वो जब खेत पे पहरा देने के लिए रात में जाता है, ठंड की रात में, तो उसके पास कुछ नहीं रहता। वो अपनी ठंड को बचाने के लिए अपने बाप दादा की छोड़ी हुई एक मिर्ज़ई उसको ओढ़ता है, लेकिन वो मिर्ज़ई तो क्या ठंड बचाएगा। तो उस ठंड को बचाने के लिए वो झबरू को अपने पास कस के सुला लेता है। तो उस चीज़ को वहाँ से वो जोड़ते हैं रामविलास शर्मा। इसमें जो कहानी है, साल भर में जोड़े गए 3 रुपये जो कि कम्बल के लिए रखे थे। हल्कू सहना को देने के लिए मुन्नी से मांगता है, वो अपनी पत्नी से मांगता है। मुन्नी गुस्सा करती है, आंखें तरेर कर कहती है कि साल भर में मुश्किल से 3 रुपये जोड़े हैं, फिर ठंडी में खेत की रखवाली भी तो करनी है। यहाँ भी दोनों के चरित्र एक से हैं। गोदान में खेत की रखवाली करते समय माघ की अंधेरी रात है, बूंदाबूंदी भी हुई थी, तो ठंड और बढ़ जाती है। हल्कू के पास चिलम थी, आग जलाने के लिए घास फूस तो सूखा था, किंतु यहाँ गोदान में तो बारिश भी हो गई है। हल्कू आग जलाने चिलम पीने के बाद भी गर्म नहीं होता है, तो जबरा को अपने साथ लेकर सो रहता है। किंतु गोदान की विडंबना देखिए, गोदान की क्या विडंबना, तो हद हो गई। या यूँ कहें कि प्रेमचंद हृदय पर पत्थर रखकर उस दीन दशा का चित्रण करने से अब विचलित नहीं हुए। होरी के पास एक कम्बल है तो जरूर, किंतु अपने बाप दादा के समय की, जो अब इतना जीर्ण हो गया है कि ठंड को भी रोक नहीं पाता। प्रेमचंद जी उस कम्बल का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि वह कम्बल ऐसे दांत की तरह है जो दिखता तो है किंतु दर्द करता है। तात्पर्य यह कि कहने को ओढ़ना किंतु ठंड ना बचती, बढ़ती ही गई। होरी के पास माघ की बर्फीली रात में न तो चिलम है, न आग जलाने को घास फूस, और न हल्कू की तरह जबरा। होरी के जीवन में अंधकार और ठंड ज़्यादा है। ठंड से मुकाबला करने के लिए उसके पास न तो तंबाकू है, न तो सूखी पत्तियाँ और झबरा